हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, किमोन आचो, कसा काय, कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो एज पर द शेड्यूल तुम लोगों ने कल अकाउंट्स पढ़ी होगी। आई होप तुम लोगों को पीएल अकाउंट समझ आ गया हो। मैं आगे पांच एडजस्टमेंट्स वगैरह कल कराऊंगा, आईओडी वगैरह। ठीक है, जो भी कल हो पाएगा वीडियो में मैं कवर करूंगा। और बिजनेस में आई होप तुम लोगों को चैप्टर 1 अच्छे से समझ आया हो। आई एम सॉरी, अगर नहीं आया हो तो बता देना, फिर से समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आज हम पढ़ने वाले एक और चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैंने तुम लोग को मनी पढ़ाया था। मनी मैंने बोला था इज द सिंपलेस्ट चैप्टर। उसके बाद अगर मैं बोलूं सेकंड सिंपलेस्ट चैप्टर कौन सा है, तो बैंकिंग है भाई। ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा चैप्टर करने में। ठीक है, मेरे साथ करोगे, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नया चैनल है, फॉलो करो। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भैया बैंकिंग। ठीक है, पहला टॉपिक है कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, which lends loan and makes investment for the purpose of profit maximization। मैंने क्या बोल दिया? कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? एक तो हम लोग को लोन देते हैं, एक हमसे डिपॉजिट लेते हैं, और तीसरा काम ये सब पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो कमर्शियल बैंक तुम लोग को पता है, कमर्शियल बैंक भी हमारे लिए नहीं बने, उनका भी मेन काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। तो उसको वो फर्दर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कमाते हैं, और तुम लोग को तुम्हारा पार्ट देते हैं, थोड़ा सा जो सरप्लस होता है, और बाकी जो बीच का बचा हुआ अमाउंट होता है वो खुद रख लेते हैं। ये होता है कमर्शियल बैंक का, मजे करते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये जरूरी टॉपिक नहीं है। सेकेंड टॉपिक इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर कह रहा हूँ, टॉपिक है ये वाला, सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है। ठीक है, मनी क्रिएशन फ्रॉम बैंक, कमर्शियल बैंक। अब तुम लोगों को मैं छोटा सा पहले हिंदी में समझाता हूँ क्या होता है। देखो तुम समझो, ये है मेरे पास, मान लो मेरे पे पैसे आए, वो पड़े होंगे, अभी रुक जाओ तुमको समझाता हूँ अच्छे से। रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो ये मान लो मेरे पे दो 50 रुपए के नोट है। ठीक है, अभी से मैं मान लेता हूँ। तो ये 50 रुपए मैंने बैंक को दिए। ठीक है, बैंक को डिपॉजिट किया। मैंने बैंक से कहा कि भैया ये 50 रुपए आप रख लो। ठीक है, अब बैंक्स में क्या सिस्टम होता है, बैंक्स को ना कुछ अमाउंट अपना, मतलब जैसे 50 रुपए उनके पास है, तो उसका कुछ परसेंट उनको रिजर्व्स बना के रखना होता है। वो सारा लोन के तौर पे नहीं बांट सकते, क्योंकि हो सकता है मैंने अभी तुम लोग 50 रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं और तुमने वो पूरे लोन के लिए बांट दिया। मैं कल आ जाऊँ कि मेरे को भैया 10 रुपए निकालने हैं, तुम पे तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो बैंक्स का क्या होता है, एक परसेंटेज जिसको रिजर्व्स बोलते हैं, अभी मैं प्रॉपर नाम भी बताऊंगा, इतना परसेंटेज आरबीआई बेसिकली सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि इतना परसेंट हमको बचाना होता है। ठीक है, या साइड रखना होता है, जिससे आगे कभी कोई डिपॉजिट मांगे ना तो जरूरत के टाइम पे हम लोगों को कुछ मतलब लोन वोन लेना पड़े। ठीक है, तो ये मान लो मैंने 50 रुपए इन्वेस्ट किए बैंक, तो ये 50 रुपए मैंने इन्वेस्ट नहीं, मैंने डिपॉजिट किए बेसिकली। ठीक है, बैंक में मैंने कहा कि 50 रुपए मैंने डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक क्या करेगा, मान लो कि उन लोगों को कहा गया कि अगर तुम पे 50 रुपए आ रहे हैं तो उसका तुम्हें 10 रुपए का रिजर्व बना के रखना है। ठीक है, 50 रुपए है तुम्हारे पे, उसका तुम्हें 10 रुपए का रिजर्व बनाना है, और तुम 40 रुपए का लोन दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते बैंक फर्दर ऐसे 40 रुपए का लोन देता है, फिर वो 40 रुपए उन पे आते हैं फिर से, मतलब 40 रुपए का लोन दिया। अब वो जो 40 रुपए लोन को दिए भाई, अब वो यूज करेगा फर्दर वो जब पैसों को किसी चीज में। और मैंने मान लो लोन लिया 40 रुपए का, 50 रुपए मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने डिपॉजिट किया था मान लो, और 40 रुपए का मैंने बैंक से लोन ले लिया। तो अब मैं इसका क्या करूंगा, मैंने लोन लिया, मान लो खाना खाने के लिए लिया, तो मैं खाना खाने के लिए पेमेंट करूंगा, मान लो मैंने यूपीआई से पेमेंट किया, तो फिर वो बैंक में ही चलेगा 40 रुपए। फिर वो 40 रुपए बैंक पे आया, फिर उसका बैंक 10% या 10 रुपए जितना हो गया वो रख के 30 रुपए लोन में दे देगा। ऐसे ही फर्दर करते करते बैंक बहुत अमाउंट क्रिएट कर लेता है। तो पहला समय उन पे सिर्फ 50 रुपए आता है, पर उससे बहुत क्रिएट कर जाता है बैंक। इसी प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो मैं आप समझाता हूँ। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम में आए, इधर 4 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर के तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि मैंने बहुत बोर्ड्स पेपर एनालाइज किए हैं। आएगा तो 4 नंबर का आएगा, और मेरे हिसाब से और में भी आना चाहिए ये। ठीक है, बट देखते हैं फिर भी। अगर तुम्हारे पे 4 नंबर का आ रहा है तो तुम्हें 4 चीजें लिखनी है। मीनिंग लिखना है, अजम्पशंस लिखनी है, ये टेबल में भी पूरी बनाऊंगा, इसको टेबल बनानी है, और फिर एक्सप्लेनेशन करना है। ये चारों चीजें करोगे तो तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, मनी मल्टीप्लायर, मतलब इसी से रिलेटेड है। बट हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ मीनिंग में क्या लिखोगे। वैसे बुक में भी लिखा है, मैं नोट्स में भी लिख दूंगा क्या लिखना है, बट मैं फिर भी बताता हूँ। मीनिंग मीन्स फ्रॉम द इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट हाउ मच अमाउंट फर्दर बैंक्स कैन क्रिएट। ठीक है, हाउ मच फर्दर अमाउंट कैन बैंक क्रिएट, इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन बाय बैंक्स। तो जो प्राइमरी डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट हुआ है, उससे फर्दर कितना कमा रहे हैं बैंक, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। और जो मनी ये लोग क्रिएट करते हैं बैंक, उसको हम बैंक मनी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, सिंपल सी टर्म है। जो भी मनी बैंक क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं बैंक मनी, क्योंकि ऑब्वियसली वो बैंक का ही मनी है। ठीक है, ये लॉजिक से भी याद रख सकते हो। मीनिंग ये हो गया। अजम्पशंस क्या है, देखो 2 से 3 अजम्पशंस रखनी है। एक तो ये अजम्पशन है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कोई भी सेव नहीं कर रहा, पैसे सब खर्च कर रहे हैं। मान लो अभी 50 रुपए मैंने खर्च किए थे,
और इसमें से मैंने 40 रुपए का लोन दे दिया, ठीक है। अब जो 40 रुपए उसमें अगर बंदा सेव कर लेगा तो क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो गई ना फिर से, तो कोई भी सेविंग्स नहीं करेगा, ये पूरे 40 रुपए इन्वेस्ट कर देगा फिर से, या फिर यूज कर लेगा, ठीक है, फिर से, और वो बैंक में चले जाएंगे, ठीक है। एक अजम्पशन हमारी ये हो गई कि जितना भी अमाउंट हमारे पे, मतलब जितना भी अमाउंट हम लोन दे रहे हैं, जितना भी अमाउंट इकोनॉमी में, कोई भी बंदा उसको सेव नहीं कर रहा है, सब उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी अजम्पशन, दो ही याद रखो, दूसरी अजम्पशन क्या है कि जो भी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, वो कैश में नहीं हो रही है, बैंक में हो रही है। इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली बनाया है कि जो भी हमारी जो अगर ये कैश में होगी तो फिर बैंक में हम दिखाई नहीं पाएंगे ना। दो अजम्पशन है, पहले की कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही है, सारा पैसा यूज हो रहा है, और दूसरी अजम्पशन ये है, मैं लिख दूंगा, नोट्स पढ़ लेना, ठीक है, चिंता मत करो। दूसरी अजम्पशन ये है कि सारा जो पैसा है वो रूट हो रहा है बैंक में से, और एक ही बैंकिंग सिस्टम है जिसको बैंक्स बोलते हैं, बस। ये 3 या 2 से 3 अजम्पशन है, ठीक है। फिर आज टेबल समझाता हूँ कैसे होता है वर्क। सबसे पहले मान लेते हैं राउंड 1 है, ठीक है। राउंड 1 में हमारे पास कितने पैसे आए हैं, कितने आए बताओ। मान लेते हैं 1000 रुपए आए हमारे पास, ठीक है। 1000 भी नहीं बोलता मैं, कितने बोलूँ बताओ, 100 रुपए बोलता हूँ, चलो। हमारे पास मान लो 100 रुपए आए, ठीक है। और रिजर्व हमें कितने मेंटेन करने हैं, मान लो हमसे आरबीआई ने कहा है कि 10% के भैया रिजर्व मेंटेन कर लो। रिजर्व का भी स्पेसिफिक नाम होता है, देखो CRR होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए रिजर्व से लिख लेते हैं, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो हम सॉरी, ठीक है, वो हट जाएगा अभी। तो राउंड 1 में भैया 100 रुपए का डिपॉजिट आया, तो उसमें 10% हमें रिजर्व बना के रखने, हमने 10 रुपए का रिजर्व बना लिया। फिर हमें लोन दे देना 90 रुपए का। फिर सेकंड राउंड में जो लोन आया, ये जिसने लोन लिया फिर उसको यूज किया होगा, तो हमारे पास राउंड 2 में, ठीक है, राउंड 2 में हमारे पास आ गए 90 रुपए। 90 रुपए का फिर हमें 90 रुपीज का, फिर हमें 10% रिजर्व बनाना, 9 10 का मतलब 9 रुपीज, ठीक है। फिर आ गया 81 रुपीज। ऐसे ही करते करते फिर हमें 81 में से 8.1 का रिजर्व बनाना होगा। ऐसे ही करते करते कब तक चलेगा पता है, कब तक चलता रहेगा ये तो ऐसे बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी 2-3 पेज की, तुम कभी ट्राई करके देखना अगर खाली टाइम हो तो, ठीक है। वैसे मत करो, इतना ही समझाना होता है, तो मैं ऐसे डैश डैश करके फिर फाइनल अमाउंट लिखने होते हैं। तो मैं बताऊँ ये कब तक चलेगा, जब तक ये रिजर्व्स का फाइनल अमाउंट इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, ये तब तक चलेगा जब तक रिजर्व्स का फाइनल अमाउंट, मतलब टोटल रिजर्व्स इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। अब प्राइमरी डिपॉजिट 100 है और रिजर्व्स कितने हो जाएंगे 100, ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 1000। अब तुम कहोगे भैया 1000 कैसे, आपको कैसे पता 1000 आएगा, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, ये है मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। मैं ये बताता हूँ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, हम इस मनी मल्टीप्लायर से ये निकाल सकते हैं कि हमारा अमाउंट, प्राइमरी डिपॉजिट का अमाउंट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसका फॉर्मूला बेसिकली है 1/CRR, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर को हम K कहते हैं, K को हम इक्वल्स टू करते हैं 1/CRR, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है 1/CRR बोल दो, या रिजर्व्स को ही CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे CRR लिख देता हूँ क्योंकि तुम्हें पढ़ाऊंगा ही मैं आगे, 1/CRR। तो 1 हमें 10% रखना था, ठीक है, तो हमें 10% रखेंगे, तो 10/100 हो जाएगा, ऊपर 100 जाएगा, ठीक है। तो फिर 10 से 100 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 टाइम्स। अब इससे हमें क्या पता चला, जो भी हमारा इनिशियल डिपॉजिट होगा उसका 10 टाइम्स, देखो कितना आया 1000 रुपए, 100 का 10 टाइम्स 1000 रुपए। तो जितना भी हमारा पहला इनिशियल डिपॉजिट है उसका 10 टाइम्स हो जाएगा फाइनल में, ठीक है, टोटल डिपॉजिट्स में। तो ये 1000 हो गया और 10% लोन मारने थे 100, मैंने बोला इनिशियल और ये इक्वल हो जाएंगे तब तक चलेगा, और लोन हो गया फिर 900 का, क्योंकि 9% है, 90% ये है, ठीक है, समझ गए। तो 4 नंबर के लिए क्या करना है, पहले मीनिंग तुम्हें बताया प्राइमरी डिपॉजिट से कितना बना सकते हैं, ठीक है। अजम्पशन तुम्हें 2-3 बता दिए, टेबल ये बता दिया। अब ये टेबल से बना के थोड़ी ना जाओगे, समझाओगे, मतलब पूरा लिखना है, बेसिकली समझाना क्या है इसमें। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, इनिशियली प्राइमरी डिपॉजिट आया हम लोगों को 100 रुपीज का, फिर उससे हमने 10% का रिजर्व बनाना है, और ऐसे ही चलता रहेगा। फिर बोलना है कि राउंड 2 में इतने आए, फिर बताना राउंड 3 में इतने आए, और फिर लास्ट में बोल देना है ये तब तक चलेगा जब तक ये रिजर्व्स का अमाउंट इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाता, इतना लिखना है। और ये मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक तुम्हारा पूरा हो जाएगा, इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान से। मैंने पूरा समझा दिया है, वो अच्छे से समझ आया, नहीं आया तो बताना, फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आए वो अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, बट अब आया सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इसके जो फंक्शंस है वो आते ही आते हैं, जरूरी नहीं आते ही हो, बट हाँ आने चाहिए, आते ही रहते हैं मतलब ज्यादातर। तो देखो सेंट्रल बैंक क्या होता है, पहले तो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक, ठीक है, जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रूल करता है, ठीक है। इट हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में भी तुम लोगों को, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रल बैंक, इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैंने बता दी, बुक में पढ़ लेना, नोट्स में भी होगी, ठीक है। उसके बाद मेन चीज क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शन। पहला फंक्शन इशूअर ऑफ करेंसी। अभी तक तुम लोगों को पता है ना कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की,
ठीक है। तो उसमें ये लिखना है कि सेंट्रल बैंक हैज अ सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, और सेंट्रल बैंक 1 रुपए सिर्फ एक रुपए का नोट और सारे सिक्के को छोड़ के सारी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है। और तुम सोचोगे एक बात की जो भैया हमारे सेंट्रल बैंक है उसी को सोल अथॉरिटी क्यों दी गई है? मतलब ऐसा भी तो कर सकते थे कि भैया कुछ आप कर दो, कुछ आप कर दो, सबको पावर दे दी कि 1 रुपए ये बांट रहे हैं, 2 रुपए ये बांट रहे हैं। मैं मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे रखा है, वो तो चलो अलग चीज है, ठीक है। ये इसलिए हमने रखा है कि बेसिकली यूनिफॉर्मिटी बनी रहा है। अब सोचो कि मैं ये मार्कर बना रहा हूँ और कोई और ये मार्कर बना रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ जाएंगे ना। एग्जैक्ट सेम चीज हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम लोगों को 50 रुपए के नोट दिखाए थे, तो हो सकता है कि कोई और बनाए तो उसका थोड़ा सा कलर बदल जाए या कुछ भी हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहा है, इसलिए हम लोगों ने पावर्स दी है सिर्फ बेसिकली सेंट्रल बैंक को। और दूसरी चीज ये है कि सब लोग का ट्रस्ट बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बना रहा है मतलब सेंट्रल बैंक ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंट्रोल एक तरीके से देखा जाए तो सबका ट्रस्ट बना रहता है कि हाँ हम लोग का जो मनी है वो सेफ जगह से आ रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है। एक सेकंड या मैं चेक कर रहा था वीडियो, रुकी तो नहीं, ठीक है। तो इशूअर ऑफ करेंसी समझ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब देखो ध्यान से सुनना, बैंकर टू द गवर्नमेंट जो हमारे सेंट्रल बैंक है ना। अब भाई कमर्शियल बैंक तो गवर्नमेंट से डील नहीं करेंगे, कमर्शियल बैंक तो क्योंकि लोकल पब्लिक से भी करते हैं। तो जो हमारे सेंट्रल बैंक भाई है वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर है, और वो गवर्नमेंट के लिए 3 रोल्स अदा करते हैं, ठीक है। 3 रोल्स, पहला इज बैंकर, ठीक है, एक तो बैंकर ही करते हैं। सेकेंड इज एजेंट, ठीक है, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल एडवाइजर। शायद पूरा आया भी ना, मैं लिख रहा हूँ फिर भी, फाइनेंशियल आ जाएगा, एडवाइजर। हाँ, तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 चीजें करता है। एज अ बैंकर वो गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट मेंटेन करके रखता है, और जो सारी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, सेंट्रल बैंक को लोन देना होता है, डिपॉजिट्स देने होते हैं, सब सेंट्रल बैंक ही करता है, ठीक है। दूसरा इज एज अ एजेंट टू द गवर्नमेंट। एज अ एजेंट गवर्नमेंट को क्या करता है, सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना उसको बाय और सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो भैया डे टू डे हेल्प करता है गवर्नमेंट की, जिससे वो एक स्टेबल पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाए, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी उनको एडवाइस देता है फाइनेंशियली, ठीक है। तो 3 हो गए। एज अ बैंकर वो बेसिकली करंट अकाउंट मेंटेन करके रखता है। एज अ एजेंट वो बाय एंड सेल करता है सिक्योरिटीज को, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। थर्ड इज फाइनेंशियल एडवाइजर। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस वगैरह देखता बताता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, उसका एडवाइस करता है उसके लिए, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गई। थर्ड इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजरी रोल। अब देखो तुम पता है अगर तुम्हें कुछ डीलिंग्स वगैरह करनी होती है, तुम्हें कुछ खरीदना होता है, तुम्हें कुछ बेचना होता है, तुम किसके पास जाते हो? तुम कमर्शियल बैंक के पास जाते हो, ठीक है। अब भाई क्या सीन है, हम लोग तो कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, जैसे हमारे SBI हो गए, HDFC हो गया, PNB, ये सब तो चलो कमर्शियल नहीं होगा, ठीक है, एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक ही है, ठीक है। तो बट तुम HDFC, ICICI इन सब पे जाते हो, ठीक है, डील्स करने के लिए। बट जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, बैंक से, जो कमर्शियल बैंक है, अब हम तो लोन ले लेते हैं बैंक से, ठीक है, हम डिपॉजिट भी कर लेते हैं, पर जो कमर्शियल बैंक है अगर उनको लोन लेना होगा या उनको डिपॉजिट देना होगा तो किसको करेंगे? सेंट्रल बैंक। एक्चुअली सेंट्रल बैंक का पापा है भाई, ये बच्चे हैं, सेंट्रल बैंक पापा है बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है। तो जो हमारे रिलेशन है ना, जैसे कमर्शियल बैंक हमें लोन देते हैं, हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, सेम रोल है सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है और उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और सुपरविजरी रोल में जो ये रिजर्व्स वगैरह होता है ना, रिजर्व्स वगैरह कितना परसेंट रिजर्व रखना है, CRR SLR को बताऊंगा आगे जाके, वो सब बताता है सेंट्रल बैंक की कितना परसेंट रिजर्व रखना है और कितना तुम लोन में बांट सकते हो, ठीक है। यही है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजरी रोल। हाँ, फिर कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये पढ़ के तुम समझ गए होगे, मतलब जब जरूरत पड़े, समझ लो हमारे कमर्शियल बैंक है, उनको कहीं से भी लोन चाहिए और उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा है, तो आखिरी बार अगर कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा है तो वो सेंट्रल बैंक पे जा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक कभी मना नहीं करता लोन देने के लिए। जब कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता ना कमर्शियल बैंक को, तो लास्ट रिजॉर्ट हमारा सेंट्रल बैंक ही होता है, ठीक है। व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेस टू मीट फाइनेंशियल रेमिटेंसेस फ्रॉम अदर्स, ठीक है, दे सीक कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, ओके। सेंट्रल बैंक्स लास्ट रिजॉर्ट होते हैं। सेंट्रल बैंक जब कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो सेंट्रल बैंक उनको लोन दे देते हैं। सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों करते हैं? सेंट्रल बैंक लोन इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो स्टेबल चलता रहे और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कोई भी दिक्कत ना आए, उसमें ड्रॉबैक्स ना आए बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। ये पढ़ भी लेना तुम अच्छे से समझ जाओगे। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये तुम आगे एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसमें पढ़ोगे, ठीक है।
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं ना, जैसे डॉलर्स वगैरह, वो सब हमारा बेसिकली सेंट्रल बैंक, हमारा तो आरबीआई है, मैं आरबीआई बोल देता हूँ, आरबीआई होल्ड करके रखता है, सेंट्रल बैंक होल्ड करके रखता है। तो सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज इट मेंटेन्स एंड स्टॉक ऑल द फॉरेन करेंसीज विद देमसेल्व्स, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब तुम समझो, जैसे ये है भैया हमारा एचडीएफसी और ये है हमारा आईसीआईसीआई। अब इसने क्या किया, एचडीएफसी ने लोन लिया था आईसीआईसी से, या फिर आईसीआईसी को बेसिकली पैसे देने हैं कि 100 रुपए, भैया मेरे को 1 करोड़ रुपए देने हैं आपको। अब सीन क्या है कि भाई इन लोगों को लोन देना है, तो क्या कहता है सेंट्रल बैंक ना अवॉइड करता है कैश ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कमर्शियल बैंक्स। वो कहता है अगर जितनी कम होना कैश ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कमर्शियल बैंक तो उतना सही होता है। अब जो मैंने तुम लोगों को बताया कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका अकाउंट किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास। अब तो सेंट्रल बैंक है, उसके पास एचडीएफसी का भी बैंक है और आईसीआईसीआई का भी बैंक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो क्लियरिंग हाउस का काम करता है। वो अपने पास से ही मतलब क्या कहते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है उसने अपने 2 अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, आईसीआईसी का और एचडीएफसी का। अब एचडीएफसी कहता है कि भैया हमें 1 करोड़ रुपए देने आईसीआईसीआई को, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि वहीं से अपना जहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन है वहां से एचडीएफसी के से डेबिट कर देगा 1 करोड़ और इसके में क्रेडिट कर देगा 1 करोड़। तो उसकी वजह से क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन या फिर इंटर बैंक क्लेम्स कम हो गए एकदम, ठीक है, इकोनॉमी में। बस इतना ही होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। लास्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये पूरा आगे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ही है, ठीक है, मैं अच्छे से समझाऊंगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, बेसिकली बहुत मोमेंट्स होते हैं जब बाहर ना एक्सेस डिमांड होती है या एक्सेस सप्लाई होती है। तुमने पहले भी पढ़ा 11th में, बट ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का हो रहा है, ठीक है, वो चलो आगे पढ़ोगे। बट बेसिक क्या तुम्हें पता है कि बाहर हो सकता है कि एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो, डेफिसिट डिमांड हो, डेफिसिट सप्लाई हो, ठीक है, बेसिकली डिमांड ही बोल दो। तो उनको कवर करने के लिए, जैसे मान लो इकोनॉमी में बहुत पैसा है, ठीक है, मतलब डिमांड एक्सेस है, बहुत एक्सेस है, बहुत पैसा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो कम करने के लिए बेसिकली इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कह सकते हो, ठीक है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को मेंटेन करने के लिए या कवर करने के लिए ये सेंट्रल बैंक यूज करता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन। अगर तुम समझ रहे हो कि बाहर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब बहुत पैसा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, ट्राई करता है कि लोन कम से कम मिले जिससे बाहर पैसा कम जाए और इन्फ्लेशन कवर हो जाए। और मान लो बेसिकली बाहर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, मतलब पैसा बहुत कम है, तो सेंट्रल बैंक ट्राई करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दे जिससे इकोनॉमी में और पैसा जाए, ठीक है। तो इसी के कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई वो कैसे करता है बेसिकली। तो क्रेडिट मतलब सेंट्रल बैंक के 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आई एम सॉरी, ये देखो ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे लोन देने के लिए, लोन कंट्रोल करने के जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बेसिकली एज अ होल सब पे मतलब इफेक्ट करते हैं। जैसे मैं बैंक हूँ, मतलब सारे सेक्टर्स पे, बेसिकली मैं प्राइमरी सेक्टर का हूँ, मेरे पे भी डिपेंड करेंगे, मतलब मेरे पे भी करेंगे इफेक्ट, सेकेंडरी सेक्टर का उन पे भी इफेक्ट करेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरल होते हैं, मतलब वो सब पे इफेक्ट करते हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो वो सबको इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ऑल सेक्टर्स लिख देता हूँ। और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये हम तभी अनाउंस करते हैं जब हमें सिलेक्टेड मतलब कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स का ही क्रेडिट रोकना होता है वगैरह, या फिर बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए होता है। आ जाओ, अब तुम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाता हूँ होते क्या क्या है, ठीक है। अभी मान लो अभी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं इन्फ्लेशन का, मैं ऐसे ले रहा हूँ इन्फ्लेशन को, ठीक नहीं ये नहीं लेता, ठीक है, रुक जाओ। मान लेते हैं अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है। मैंने मान लिया कि अभी हमारी इकोनॉमी में बेसिकली इन्फ्लेशन है मतलब ज्यादा पैसा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब क्या होता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग बेसिस, ठीक है, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग बेसिस के लिए, ठीक है। इसमें अब हिंदी में समझो, रेपो रेट मतलब जो समझ लो, मैंने बोला ना कि जो कमर्शियल बैंक है उनको सेंट्रल बैंक लोन देता है। अब किस रेट पे लोन देता है, मतलब कि हमने कमर्शियल बैंक को मैंने सेंट्रल बैंक से कहा मुझे लोन चाहिए, आप कितने % में दोगे, तो सेंट्रल बैंक कहता है भैया 15% इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंट्रल और कमर्शियल बैंक कहेंगे हाँ ये तो बहुत ज्यादा है, पहले तो 10% था, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, इतना फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट।
लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब मान लो बाहर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब बहुत पैसा है बाहर इकोनॉमी में सरप्लस पैसे हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तुम समझ लो अभी 10% है इंटरेस्ट, तो सारे कमर्शियल बैंक लोन ले पा रहे हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट 20% कर दिया कि प्रिंसिपल के साथ 20% इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो लोन कम लेंगे ना लोग। तो रेपो रेट जब भी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। कैसे, मान लो अभी 20% का लोन था, अब हो गया 25% का लोन, ठीक है। 20% मतलब नहीं, चलो पहले 10% का था, अब हो गया 20% का, ठीक है। 10% में 100 कमर्शियल बैंक लोन ले पा रहे थे, बट अब सिर्फ 10 ही ले पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब कमर्शियल बैंक में पैसा कम जाएगा तो वो आगे और कम बांट पाएंगे ना। मतलब मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मैं पब्लिक में बांटता हूँ, अब मेरे पे पैसा ही नहीं आ रहा सेंट्रल बैंक से, तो मैं आगे क्या बांट पाऊंगा, ठीक है। तो जब सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा परसेंटेज का अमाउंट, तो कम बैंक लोन लेंगे और उसी के हिसाब से इकोनॉमी में भी कम पैसा जाएगा, तो उसी के हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें इन्फ्लेशन कवर करना है तो हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर हो गया बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, सिमिलर है देखिए रेपो रेट से, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक बट फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, वो था लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। तो सिमिलर ही है, इसको भी बढ़ा ही देंगे, क्योंकि अब जब शॉर्ट टर्म नीड्स के भी लोन मतलब कम आएगा कमर्शियल बैंक में, पैसे कम होगा तो बाहर बांट भी कम पाएंगे, उसी हिसाब से इन्फ्लेशन कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ा देंगे। थर्ड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब मैंने तुम्हें बताया था सेंट्रल बैंक यहाँ पे बैंकर टू द गवर्नमेंट एज अ एजेंट क्या करता है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यही होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो बाहर इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन माना हुआ हमने, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, तुम कुछ सोच के देखो कि हमारे पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अब उसको बाय करूंगा या सेल करूंगा। अगर बाहर इन्फ्लेशन है, ठीक है, क्या करूंगा, सेल करूंगा ना। मान लो, अब बताओ कैसे बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो, मान लिया मेरे पास थे 100 रुपए, ठीक है। बाहर इकोनॉमी में हूँ, मैं इकोनॉमी में हूँ और टोटल इकोनॉमी में भी 100 रुपए है, ठीक है। अब सामने से कमर्शियल बैंक आया, और नहीं सेंट्रल बैंक आया, और उसने कहा कि भैया आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है। मैंने कहा हाँ मेरे को खरीदनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, उन्होंने कहा 50 रुपए की है, मैंने 50 रुपए दे दिए और मेरे को सिक्योरिटी मिल गई। अब सिक्योरिटी तो वो पेपर है ना, उससे पैसा वैसा तो होगा नहीं, और लॉक्ड होती है एक टाइम के लिए, ठीक है। तो 50 रुपए चले गए सेंट्रल बैंक के पास, अब मेरे पास सिर्फ 50 रुपए बचे और इसलिए इन्फ्लेशन कवर हो गया। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा ओपन मार्केट में, जिससे ये देखो मान लेते हैं ये है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और ये है भैया हमारे बाहर के लोग जिन पे पैसा ही पैसा है, ठीक है। ये बॉय, इन पे है पैसा, ठीक है, पैसा 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 करती है तू, ये शेप थोड़ी वैसी हो गई है, चलेगा। इन पे बहुत पैसा, ठीक है। अब ये है भैया हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा भैया, अब बाहर देख रहा है इन्फ्लेशन है, बाहर तो बहुत पैसा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो इनको दे देगा, सेल कर देगा सिक्योरिटी, ठीक है। और जब वो सिक्योरिटी सेल करेगा तो ये इन लोगों को पैसे तो देंगे ना सेंट्रल बैंक को, तो पैसा सेंट्रल बैंक पे आ जाएगा, ठीक है। मनी आ गया सेंट्रल बैंक पे, फिर इन लोगों पे देखो पैसा कम हो गया और बाहर इन्फ्लेशन कवर हो गया, ठीक है, समझ गए। बस इतना ही है, ठीक है। थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट। अब देखो क्या है, ये रेपो रेट था, ठीक है, इसका रिवर्स हो गया, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको। रेपो रेट में बेसिकली क्या हो रहा था कि जब हम रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, जब हम लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से, तो वो कितने इंटरेस्ट पेमेंट करना है हमें उस पर, ये होता है, ठीक है। बट अगर हम उल्टा करते हैं, मान लो हम नॉर्मल इंसान है, हम इंसानों को बोल रहा हूँ, हम लोग जैसे बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं तो हम लोग को कुछ 3 या 4% का वो मिलता है ना, हम लोग को भी इंटरेस्ट मिलता है, वो वैसा ही है। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है, जैसे उसमें तो क्या था कि हम लोन ले रहे हैं, सेंट्रल बैंक वो कमर्शियल बैंक लोन ले रहे हैं सेंट्रल बैंक से, और कितने % ले रहे हैं। इसमें क्या है, कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट मतलब कमर्शियल बैंक कितना पैसा रख रहे हैं, मतलब रुक जाओ, कमर्शियल बैंक है बेसिकली, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मैंने सेंट्रल बैंक पे कितना मतलब पैसा रखा और उसके लिए मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग रखते हैं कमर्शियल बैंक में, हमें कुछ 3 या 4% मिलता है, शायद बहुत कम है वो, ठीक है। तो हम लोग FD वगैरह ज्यादा प्रेफर करते हैं या शेयर्स वगैरह ज्यादा प्रेफर करते हैं। सिमिलरली ऐसा है रिवर्स रेपो रेट में क्या है, द रेट एट विच द रेट ऑफ परसेंटेज दैट RBI या फिर सेंट्रल बैंक गिव्स टू कमर्शियल बैंक फॉर पार्किंग देयर सरप्लस फंड, ठीक है। तो जो मान लो कि अभी 10% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो कमर्शियल बैंक से क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे पैसे रखो हमारे पास, हम आपको 10% का इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो ठीक है, थोड़े रख लेंगे, थोड़े नहीं रखेंगे। पर सेंट्रल बैंक कह रहा है कि अब हम 20% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। हमने अपने फंड ज्यादा रखेंगे, भाई कमर्शियल बैंक कह रहे हैं 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है वहां से, इतना तो हमें बाहर से नहीं मिल रहा, तो कमर्शियल बैंक वाले ज्यादा पैसा रखेंगे सेंट्रल बैंक पे, ठीक है। तो अब मान लो बाहर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, पहले तो मैंने ये नहीं लिखा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करना है, सेल करना है हमें, ठीक है, सिक्योरिटीज को।
अब मान लो रिवर्स रेपो रेट में क्या सीन है कि हमारा इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में बहुत पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो रेट को बढ़ा देगा। जब रेट बढ़ाएगा तो हम लोग को 20% इंटरेस्ट मिलेगा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को, 10% की जगह 20% मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाके अपना पैसा डिपॉजिट कर देंगे, फिर इकोनॉमी में देने के लिए उन पर पैसा ही कम बचेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन कवर हो जाएगा। समझ गए, इसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो मैंने ये रिजर्व्स बताया ना, रिजर्व्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ये रिजर्व्स को हम कहते हैं LRR, इनको बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, LRR। तो LRR की दो टाइप्स होते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब जो रिजर्व्स है ना, ये बेसिकली दो पार्ट में बंटते हैं, ठीक है, एक CRR और SLR, ठीक है। अब हमारे पे दो चीज होती है, अब जो हमारे पे मान लो 100 रुपए आए हैं, तो हम लोग को 10% एज CRR रखने होते हैं, मतलब अगर 10% सेट है जितना भी परसेंट हो, 10% मान लो SCRR है, 10% SLR है, तो हमें अगर 100 रुपए आए हैं तो हमें 10 रुपए CRR के तरीके से रखने पड़ेंगे और 10 रुपए SLR के लिए रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये होते हैं, CRR बेसिकली होता है मतलब जो भी फंड्स ना, बेसिकली मान लो हमें 100 रुपए आए, तो 100 रुपए में से हमें 10 रुपए रखने हैं आरबीआई के साथ, सेंट्रल बैंक के पास, और 10 रुपए हमें खुद के पास रखने हैं रिजर्व, ठीक है। तो जो CRR होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, वो पैसे होते हैं जो हमें बैंक के साथ रखने पड़ते हैं, मिनिमम जितना सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ते हैं बेसिकली, ठीक है। CRR ये होता है, तो मान लो कि सेंट्रल बैंक ने कहा कि 10% अमाउंट आपको हमारे पास रखना है, तो जो 10% या 100 रुपए का 10 रुपए हो गया, वो CRR हो गया। और SLR वो होता है जो बैंक्स को अपने पास रखना होता है मेंटेन करके, तो मान लो 10% SLR है, तो 100 में से 10 रुपए बैंक को उनके पास रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के साथ, और 10 रुपए अपने पास, ठीक है। मैं बुक में भी पढ़ा देता हूँ, देखो बुक में तुम नोट्स भी पढ़ सकते हो, बैंकिंग चैप्टर बाय बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, ठीक है। ये देखो कैश रिजर्व रेशियो, मैंने बोला कैश रिजर्व रेशियो ना बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, बट जो SLR होता है वो उनको अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट टू बी केप्ट विद आरबीआई एज अ लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। आरबीआई बोल दो ये सेंट्रल बैंक के साथ, जो भी उन्हें सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है वो होता है CRR, और जितना परसेंट उन्हें अपने पास रखना होता है उसे बोलते हैं SLR, ठीक है। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट, इट इज कॉल्ड SLR, ठीक है। बस यही होगा, CRR याद रखना जो बैंक के पास सेंट्रल बैंक के साथ रखना है, SLR जो अपने साथ रखना है, ठीक है। अब अगर मान लो बाहर इन्फ्लेशन है, बाहर इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, CRR और SLR बांट देगा, मतलब बढ़ा देगा। अब मान लो क्या सीन था, मेरे पे थे भैया 100 रुपए, पता नहीं 50 का क्या रख दिया, देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये मेरे पे 50 रुपए थे अभी, ये ठीक है, मिल गया, हाँ मेरे पे अभी 100 रुपए आए मेरे पे, ठीक है, डिपॉजिट के लिए। अब मेरे से क्या कहा गया कि भाई CRR और SLR 10 रुपए है, अभी 10% है, ठीक है। तो मैंने भैया क्या किया, 10 रुपए अपने पास रख लिए, 10 रुपए बैंक को दे दिया, और मेरे पे जो 80 रुपए बचे वो अभी भी लोन में बांट सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगा, तो इस टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो SLR और CRR होता है उसका परसेंटेज बढ़ा देता है, मान लो 20% कर दिया, तो अब बैंक को 20 की जगह 40 रुपए रखने पड़ेंगे, 20 सेंट्रल बैंक के साथ और 20 अपने पास रखने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 60 रुपए बचेंगे देने के लिए। तो जब भी इन्फ्लेशन को, बेसिकली इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, बाहर बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो सेंट्रल बैंक CRR और SLR दोनों को बढ़ा देता है, जिससे उनको रिजर्व ज्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं, उसकी वजह से लोन की रिक्वायरमेंट, लोन देने के फेज में काम आ जाते हैं। देखो अब मान लो इधर 10 करोड़ रिजर्व है, ठीक है, अगर इसकी जगह ये 50 का रिजर्व बनाते तो लोन से 50 का ही बांट पाते ना। तो ऐसा सेंट्रल बैंक ऐसे टाइम पे क्या करता है, कैश रिजर्व रेशियो और SLR को बढ़ा देता है, ठीक है। लेट्स गो, मजा आ रहा होगा यार, बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। ये होगा हमारे क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव मैंने बोला जो सेलेक्टेड सेक्टर्स पे लगते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारे सिलेबस में तो एक यही है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिर्फ यही आ रहा है अभी, बट मैं पढ़ाऊंगा तीनों, ठीक है। अभी सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट ही रहा है, जहाँ तक मैंने चेक किया, तो लोग चेक कर लेना, बाकी पढ़ा तो मैं सभी रहा हूँ वैसे भी, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट देखो समझो, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, बोल सकते हैं कि द गैप बिटवीन द लोन एंड द सिक्योरिटी, ठीक है, ऐसा समझो, मैं इजी भाषा में बोला मैंने। क्या होता है देखो, हम ना जब बैंक्स में लोन लेने के लिए जाते हैं, मान लो मेरे को लेना है 1 लाख रुपए का लोन, तो बैंक कहता है भैया इसके बाजू में आपको कोई वो रखनी पड़ेगी, इसके बदले में कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने सोने की चेन रख दी अपनी, ठीक है, कुछ तो रखना पड़ेगा, है नहीं मेरे पे, ठीक है, तो कुछ भी सोने की चेन रखनी पड़ती है, मैंने रखाया था कहीं, ठीक है। तो उसके मतलब तुम समझ लो कि 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बदले में मेरे को कोई ना कोई तो रखना पड़ेगा सिक्योरिटी। तो ये जो उसकी सिक्योरिटी और लोन के अमाउंट में जो गैप होता है ना, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। मान लो कि मैं लोन लेने गया हूँ 1 लाख रुपए का, मान लो मैं लोन लेने गया हूँ 1 लाख रुपए का, ठीक है, और मुझसे बैंक ने कहा कि भैया अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1,20,000 की, ठीक है,
आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी हमारे पास। तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया ना, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। 1 लाख का तो लोन था, पर सिक्योरिटी कितनी, 1,20,000 की। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 20,000। इसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द लोन एंड द कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ, ठीक है। अब मान लो क्या कहते हैं कि अगर मेरे को, और ये सब पहले तो बैंक क्यों करते हैं, ठीक है, इतना मार्जिन क्यों बना के रखते हैं थोड़ा बहुत भी। अब तुम समझो कि मैंने सोने की चेन दे रखी थी, अब 1 लाख का मैंने लोन लिया और 1,20,000 की मैंने सोने की चेन दे रखी थी। मान लो बाद के टाइम पे सोने की वैल्यू गिर गई और वो 1 लाख का हो गया। अब 1 लाख का तो हो गया ना 1,20,000 से, और लोन का अमाउंट भी 1 लाख था, तो कम से कम 1 लाख तो रिकवर हो गया ना हमारा, तो चिंता नहीं है कोई। इसलिए बैंक थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं रिजर्व एक्स्ट्रा, जिससे आगे के टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में तो क्या करेगा, हम लोग इसका रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, देखो मतलब इन दोनों के बीच का गैप बढ़ा देंगे। मान लो अभी 1 लाख के लोन के लिए 1,20,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ रही थी, तो लोग लोन ले रहे थे। मान लो हमसे अब कहा गया है कि भैया अगर आप लोग को 1 लाख का लोन लेना है, ठीक है, तो आप लोग को 1,80,000 की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो सब लोग लोन नहीं ले पाएंगे ना, भैया हमें 1 लाख का लोन लेना है, उसके लिए तुम कह रहे हो 1,80,000 की सिक्योरिटी रख दो, कैसे करूंगा, 80,000 का रिक्वायरमेंट हो गया। तो जब भी बाहर इन्फ्लेशन होगा, अब लोन कम लेंगे ना लोग, देखो, तो जब भी बाहर इन्फ्लेशन होगा तो हम मार्जिन का गैप बढ़ा देंगे, जिससे कम लोग लोन लेंगे और बाहर इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा, इससे इन्फ्लेशन कवर हो जाएगा, समझ गए। तो इधर भी हमें रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देना है। नेक्स्ट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। देखो राशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है कि अब ऐसा है कि हम लोग ना सारे सेक्टर्स का वो नहीं रोक सकते पैसा, ठीक है, सारे सेक्टर्स के लिए हम क्रेडिट नहीं रोक सकते। कुछ सेक्टर होता है जिनकी क्रेडिट की जरूरत होती ही होती है, जैसे एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा जरूरत है क्रेडिट की, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स मार्जिनलाइज्ड हैं और स्मॉल स्केल फार्मर्स है, ज्यादा लोगों की जमीनें ज्यादा नहीं है, सब पे छोटी छोटी जमीनें हैं। वो तो कुछ ही लोग हैं जिन पर बड़ी बड़ी जमीन है। मेरा भी एक दोस्त है, उसको भी बहुत है, 150-200 बीघा, ठीक है, मेरे पे नहीं है, ठीक है। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट में बेसिकली क्या होता है कि हम सब सेक्टर्स का नहीं रोक सकते, जैसे एग्रीकल्चर मैंने बोला उनकी तो जरूरत है क्रेडिट की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब बाहर इन्फ्लेशन चल रहा होता है ना, तो हम क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्रेडिट राशनिंग मतलब क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, पहले तो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस क्रेडिट, बुक से नोट्स में है मेरे, ठीक है, क्रेडिट राशनिंग। अब मान लो बाहर भैया क्या है, सारे सेक्टर्स को नहीं बांट सकते। क्रेडिट राशनिंग मतलब क्या होता है कि जिन भी सेक्टर्स को जरूरत है बस उनको दे दो, और जिनको नहीं है उनका कम कर दो, ठीक है। तो जब भी बाहर इन्फ्लेशन होगा तो हम क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे बाहर इकोनॉमी में पैसा सिर्फ उन्हीं पे जाएगा जिनको जरूरत है और सब पे नहीं जाएगा। तो उससे इन्फ्लेशन भी थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा, और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है जिन सेक्टर्स की उनके भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इन्फ्लेशन के टाइम पे करेंगे, इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग। मॉरल सुबेशन मतलब क्या होता है, अब देखो क्या है भैया, मॉरल सुएशन मतलब हमारा सेंट्रल बैंक है, पापा मैंने बोला। अब तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम मना तो कर नहीं सकते उसको, ठीक है, वरना पापा दे थप्पड़ हो जाएंगे, ठीक है, दे थप्पड़ हो जाएंगे। तो सिमिलरली सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का भी ये रिश्ता है। अगर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से कह दिया कि भैया लोन नहीं देना, तो कमर्शियल बैंक को नहीं देना। अगर फिर भी कमर्शियल बैंक दे रहा तो सेंट्रल बैंक फिर उनके अगेंस्ट चार्जेस वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। तो मॉरल सुएशन में यही होता है कि भैया ये एक मॉरल है कमर्शियल बैंक्स का कि वो सेंट्रल बैंक्स की बात को फॉलो करें ही करें, ठीक है, करना ही करना है उन्हें सेंट्रल बैंक्स की बात को फॉलो, ये उनका एक मॉरल है बेसिकली, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक उन पर फिर कुछ भी कर सकता है उनके साथ, ठीक है। तो जैसे पापा कर देते हैं। तो इस केसेस में क्या है, जब इन्फ्लेशन है बाहर, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डिस्करेज कर देगा लैंडिंग। डिस्करेज मतलब मना कर देगा लैंडिंग को, कहेगा भैया मत दो लोन, डिस्करेज लैंडिंग, ठीक है, समझ गए होगे आई होप। अब एक लेंगे हम डिफ्लेशन में, एक बार मैं देख लूँ वीडियो चल रही है, आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, यस आ जाओ, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से फटफट से। अब हम लोग को पढ़ना है इसको, ओह शिट इंस्ट्रूमेंट रब हो गया, ठीक है, मैं लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ फटफट से। अब मान लो पहले तो ये लिख देता हूँ मैं जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है अभी, बट मैं कॉपी में से लिख लेता हूँ, नोट्स में तो ठीक लिख लेता हूँ, बोर्ड की उतनी अच्छी नहीं है। मान लो बाहर भैया इकोनॉमी में चल रहा है डिफ्लेशन, बाहर पैसा है ही नहीं, मेरा पैसा गया पता नहीं कहाँ गया जेब में, ठीक है। डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन, ठीक है, बाहर इकोनॉमी में है डिफ्लेशन। मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँ ना 1.5x या 1.75x भी देखा करो मेरी वीडियो। 2x तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, और 1.75 या 5 तो परफेक्ट रहता है, ठीक है। और उतनी बड़ी बनाता भी नहीं वीडियो, ठीक है। ये SLR हो गया, USCRR,
ठीक है, यही होगा। चलो, मैंने बताया था रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म नीड। ठीक है, अब क्या किया, डिफ्लेशन है बाहर इकोनॉमी में, तो आरबीआई ट्राई करेगा कि बाहर पैसा ज्यादा जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, वो परसेंटेज को गिरा देगा। मान लो पहले लोन लेने के लिए मेरे को 15% का इंटरेस्ट पे कर रहा था, मैं कमर्शियल बैंक में लोन ले रहा हूँ सेंट्रल बैंक से, और मेरे को उसके बदले 15% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट को उन्होंने 10% कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक लोन लेंगे, उन पर लोन आएगा तो वो बाहर इकोनॉमी में और लोन बांटेंगे, जिससे इकोनॉमी में डिफ्लेशन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी डिफ्लेशन है तो रेपो रेट को गिरा देंगे, परसेंटेज को गिरा देंगे। सिमिलरली बैंक रेट मैंने बताया था शॉर्ट टर्म के लिए नीड होते हैं, तो जब शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए भी फिर उसको परसेंटेज को गिरा देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बैंक्स लोन ले और बाहर इकोनॉमी में पैसा पहुंचे, डिफ्लेशन कवर हो। ठीक है, बैंक रेट को गिरा देंगे। फिर आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने बता दिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बना के भी समझाया था, चित्रकारी। अब मान लो कि भैया बाहर पैसा है ही नहीं, ये है भैया गरीब हमारे, ये है, इनका नाम क्या रखें, इनका चलो कोई नाम रख देते हैं, राजू राजकुमार लिख देंगे ना, मैं ऐसे स्प्लिट्स वाला लिखता हूँ, तो मैं आकांक्षा योगेश लिख दूंगा, नहीं चलेगा चलेगा, छोड़ो, वो एक कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, कुछ भी रख दे दो, ए और बी कर दिया मैंने नाम, या तुम लोग मेरे को कमेंट में सजेस्ट करना क्या नाम रखूँ मैं इनका। ठीक है, ये लड़का है और ये लड़की है, ये ठीक है। अब भाई पैसा है हमारे सेंट्रल बैंक के पास, सारा पैसा इनके पास है, इनको बाहर पैसा ही नहीं है, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, गरीबी छा रखी है बाहर इकोनॉमी में। वो यार मैं ग्रीन कलर का मार्कर ले लूँगा, ग्रीन कलर से बनाऊंगा तो बढ़िया लगेगा रुपीज़ का, क्योंकि वैसे ग्रीन कलर के डॉलर्स होते हैं ना सर। हाँ, बाहर इन बेचारों को पैसा ही नहीं है। अब सिक्योरिटी भी मतलब क्या कहते हैं, पैसा सब सेंट्रल बैंक में है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि ओपन मार्केट में जाएगा और सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा, समझ रहे हो, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जब वो परचेज करेगा तो सिक्योरिटीज आ जाएंगी सेंट्रल बैंक के पास और पैसा चले जाएगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में तो पैसा था ही नहीं, अब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो डिफ्लेशन कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम देंगे भैया, हम कर देंगे पैसा दे देंगे, मनी दे देंगे, ठीक है, और हमारे पास आ जाएंगी सिक्योरिटीज। ठीक है, अब इन पे सिक्योरिटी आ गई और इन भाइयों पे पैसा आ गया, अब ये खुश हो जाएंगे या, ठीक है, अब इन पे पैसा आ गया, तो इससे हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन कवर हो गया। ठीक है, समझ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम करेंगे परचेज। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मैंने बता दिया कि जब बैंक्स कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं तो कितना परसेंट उनको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट हमको अभी 10% मिल रहा है, हम 100 रुपये का डिपॉजिट कर रहे हैं, हमको 10 रुपये का हर महीने 3 महीने में रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और अगर सेंट्रल बैंक उसको बढ़ा के 30% कर देगा तो कमर्शियल बैंक कहेंगे हमने 1 करोड़ जमा किया, हमको 30,000 मिलेगा, भाई कितना फायदा है हमारा, समझ रहे हो। तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, बट अभी इस समय हमें क्या करना है, ये अभी बाहर डिफ्लेशन है, बाहर ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, मान लो पहले 10% चल रहा था कि हम 100 रुपये जमा करोगे तो तुम्हें 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और अब कमर्शियल बैंक ने क्या कर दिया, 5 रुपये कर दिया गिराकर से, तो अब 10 की जगह 5 रुपये मिल रहा है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, छोड़ो यार 5 रुपये मिल रहा है, क्या करेंगे हम लोग अपने सरप्लस फंड को पार्क करके सेंट्रल बैंक के साथ क्या करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करके या फिर वहाँ पे डिपॉजिट करके। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, उन पर पैसा ज़्यादा बच जाएगा, उससे वो बाहर लोन बांट देंगे, जिससे डिफ्लेशन सही हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट को भी हम गिरा देंगे। फिर कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर मैंने बता दिया, कैश रिजर्व जो बैंक को सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, एसएलआर जो उनको खुद के पास रखना होता है। अगर मान लो 100 में से 40 रुपये उन्हें खुद के पास रखना पड़ रहा था, 20 यहाँ पे 20 यहाँ पे, ठीक है, मतलब 20% सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ रहा था, 20% खुद के पास रखना पड़ रहा था, तो सिर्फ 60 ही रुपये बच रहे थे लोन देने के लिए। और अब उसे गिरा के अगर हम 10% कर देंगे तो 80 रुपये का लोन देने की कैपेबिलिटी बच जाएगी हम लोगों के पास। ठीक है, तो 80 रुपये का लोन ज्यादा मतलब 20 रुपये का ज्यादा लोन जाएगा तो डिफ्लेशन कवर होगा, इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा, इन्फ्लेशन की मतलब डिफ्लेशन करेक्ट होगा बेसिकली। ठीक है, तो अब इसको भी हम गिरा देंगे परसेंटेज अपने पास रखने का। क्वालिटेटिव मैंने बता दी, सिलेक्टेड सेक्टर्स पे आते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट में तो मैं अच्छे से समझाया, लोन्स और मार्जिन का गैप, ठीक है, इनके बीच का गैप कितना है। अभी मान लो 1 लाख का लोन देने के लिए हम लोग को 1,80,000 का सिक्योरिटी जमा करनी है। ठीक है, पर बैंक तो हम लोग लोन ले ही नहीं रहे हैं। फिर बैंक ने क्या किया, भैया अब ना आपको क्या करना है, 1 लाख की अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए और लोन चाहिए तो आप सिर्फ 1,20,000 की सिक्योरिटी दे जाओ। अब 1,20,000 की सिक्योरिटी तो आराम से लोग कर ही लेंगे, 1,80,000 की नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत गैप है भाई उसमें। तो 1,20,000 की सिक्योरिटी लोग कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो हमारी इकोनॉमी में पैसा जाएगा, जिससे डिफ्लेशन कवर होगा। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी हमें गैप को कम करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट को कम करना है। फिर हो गया राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग मैंने बताया क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग में क्या हो रहा था, जो जिनको जरूरत थी सेक्टर्स को सिर्फ उन्हीं को दे रहे थे और जिनको नहीं थी उनको नहीं दे रहे थे। अब बाहर डिफ्लेशन है, मतलब किसी को भी पैसा नहीं है, तो हम क्रेडिट राशनिंग हटा देंगे, हम सबको पैसा देंगे। ठीक है, क्योंकि सबको अब जब मतलब तुम समझ रहे हो बाहर डिफ्लेशन है, बाहर पैसा है ही नहीं, तो हम इंट्रोड्यूस किया था पहले तो क्रेडिट राशनिंग, अब उसको हम हटा देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे क्रेडिट राशनिंग, क्योंकि सबको ही पैसा चाहिए, बाहर डिफ्लेशन है।
रिमूव क्रेडिट राशनिंग। मतलब तुम लोग को अच्छे से समझ नहीं आता है तो मैं बड़ी वीडियो बना के भी समझा सकता हूँ 2-3 पार्ट में, ठीक है, चलेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो भी बोलोगे जो तुम लोग को अच्छा लगे। मॉरल सिचुएशन, अब मैंने बोला कि सेंट्रल बैंक के हमारे पापा मैंने बताया था, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का भाई हक बनता है कि उनकी बात को माने, क्योंकि वो बेटा है, ठीक है, हमें भी माननी चाहिए उनके पापा मम्मी का, ठीक है। तो अब क्या करेगा, सेंट्रल बैंक अगर कहता है कि भाई बाहर लोन नहीं देना है तो हमें नहीं देना है, ठीक है, बट अभी क्या डिफ्लेशन है बाहर, तो बाहर पैसे की जरूरत है भाई, तो क्रेडिट हमें क्या करेगा, सेंट्रल बैंक हमें क्या कहेगा कि दो भाई लोन दो, ठीक है, लिबरल रहो लैंडिंग में, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, डिस्करेज कर दिया था लैंडिंग में, अब हम रहेंगे लिबरल, लिबरल मतलब अच्छे से देंगे, लिबरल इन लैंडिंग, ठीक है। पहले थे हम वो थे डिस्करेज कर रहे थे लैंडिंग में, ठीक है, अब होंगे लिबरल। लिबरल भी भारी वर्ड हो गया वो, ठीक है, प्रमोट लैंडिंग लिख देता हूँ मैं, बाकी नोट्स में तो लिख दूंगा मैं प्रमोट लैंडिंग, ठीक है, आप प्रमोट करो लैंडिंग, सबको दो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना ही था चैप्टर में। आई होप तुम लोग अच्छे से समझ आया हो, कमर्शियल बैंक उतना जरूरी टॉपिक नहीं है। मनी क्रिएशन मैंने बहुत प्यार से समझा दिया, मनी मल्टीप्लायर का भी तुम्हें मैंने फॉर्मूला बता दिया कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा, और रिजर्व से क्या है, इनिशियल डिपॉजिट की इक्वल रहेंगे, ठीक है। फिर सेंट्रल बैंक मैंने तुम्हें बता दिया, एपेक्स बैंक का फंक्शन तुम लोग अच्छे से सारे समझा दिए। कंट्रोल ऑफ मनी के दो इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये ऑल सेक्टर्स के लिए, सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए। क्वांटिटेटिव के मैंने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इकोनॉमी के दोनों केसेस में बता दिया, बुक्स में भी दोनों केसेस में लिखा है, तो मैंने सोचा मैं दोनों में बता देता हूँ। क्वांटिटेटिव का भी बता दिया, क्वालिटेटिव का भी बता दिया। वैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आ रहा है, पर अगर तुम पढ़ना चाहोगे, फिर सिलेबस चेंज हो गया हो, बाई चांस मैंने चेक ना किया हो, तो अभी मैंने तीनों पढ़ा दिया, ठीक है। ये दो वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा चेक कर लेना एक बार। हाँ, तो देखो 7 अप्रैल है, ट्यूसडे है, हम आ गए इकोनॉमिक्स पढ़ने, ठीक है, हमने पढ़ा दिया इकोनॉमिक्स आए, इसी हिसाब से मैं चलता रहूँगा। मैंने तुम लोगों को बता दिया है क्या सीन है, कैसा स्केड्यूल है, ये स्केड्यूल लिखा भी हुआ है डायरी में, और तुम लोगों को पहली वीडियो में स्केड्यूल बता भी दिया था मैंने, ठीक है। ऐसे इस स्केड्यूल के हिसाब से मुझे पढ़ाना है, ठीक है, और वीडियोस आती रहेंगी। और आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ आई हो, अच्छे से समझ आई हो, नहीं आई हो तो मेरे को फिर से बता देना, मैं फिर से पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नोट्स के लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं प्रमोट नहीं करता अपने नोट्स, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उसमें नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने अच्छे से सब कुछ हाईलाइट किया है। पर हमारी बुक भी अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, अगर इससे भी पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कहीं से भी पढ़ना तुम लोगों की मर्जी है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी अच्छा है, तुम लोग को अच्छी लग रही है, ठीक है। आई होप मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, रिलेटेबल तरीके से भाई तुम लोग का आगे भी ऐसे पढ़ाऊंगा, बस सपोर्ट करना, ठीक है। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।